हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आपका सीटेट क्लास इंग्लिश पेडागोगी का क्लास 4th है। ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बीएड नोट्स और मेरा नाम हर्षराज है। तो चलिए आज हम लोग अपने क्लास 4 के टॉपिक चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। और सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी मतलब पिछले 3 वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख लें। इससे आपको क्या होगा ना कि समझने में आसानी होगा और मैं इंग्लिश पेडागोगी आपका कंप्लीट करा दूंगा, तो आप टेंशन ना लें। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, मतलब इंग्लिश का जो है ना भारत में विकास कैसे हुआ। तो देखो, भारत में इंग्लिश का बीज 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा बोया गया। ठीक है ना। तो इंग्लिश का जो फाउंडेशन है ना हमारे मतलब इंडिया में, तो वो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा इंग्लिश का बीज बोया गया, मतलब फाउंडेशन हुआ इंग्लिश का। तो इसमें प्रति वर्ष 1 लाख रुपया एजुकेशन पर खर्च करने की बात कही। तो ये 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या मतलब था ना कि उसमें 1 लाख रुपया एजुकेशन पर खर्च करने की बात कही। ठीक है। तो उस टाइम हमारे देश में कौन थे? 1813 में अंग्रेज थे। तो अंग्रेज हैं, तो अगर एजुकेशन पे वो लोग खर्च करते तो उनका क्या था ना मकसद कि इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो देखो, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले का आप लोगों को नाम सुना ही होगा और हिस्ट्री में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो लॉर्ड मैकाले फेवर्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो लॉर्ड मैकाले जो थे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन का समर्थन किया, सो दैट कंपनी शुड गेट ए क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। तो देखो, अब अंग्रेज क्या था ना कि वो अपना फायदा ज़्यादा ढूंढते थे, तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले जो है इंग्लिश एजुकेशन को फेवर्ड इसलिए किया क्योंकि देखो अब क्या होगा ना कि लोगों में तो भारतीय खून दौड़ रहा होगा, लेकिन अगर उन पर इंग्लिश थोप दिया जाए, मतलब इंग्लिश को वो लोग उन लोगों को पढ़ाया जाए, तो उनकी सोच कहीं ना कहीं अंग्रेजों से मिलती जुलती हो जाएगी। वही लिखा हुआ है, ए क्लास ऑफ पर्सन दैट शुड गेट ए क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर। तो मतलब उनके अंदर ब्लड, उनका ब्लड जो है या फिर कलर जो वो तो इंडियंस होगा, बट इंग्लिश इन टेस्ट, लेकिन उनकी सोच जो होगी वो अंग्रेजों जैसी हो जाएगी। ठीक है। तो ये यहाँ से आप लोग का ये पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के पहले इंग्लिश वॉज द क्वीन ऑफ लैंग्वेज। तो सिंपल सा बात है ना कि आज़ादी के पहले क्या था, इंग्लिश को ही सबसे ज़्यादा यहाँ वैल्यू मिलता था। मतलब वो इंग्लिश जो है मतलब भाषा की रानी थी उस टाइम पे। इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट एंड लॉज। तो देखो, जितने भी विधि व्यवस्था के मतलब काम होते थे वो सारा इंग्लिश में ही होता था। क्यों? क्योंकि देखो, आज़ादी से पहले यहाँ किसका काम राज था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज तो अपनी भाषा मतलब इंग्लिश भाषा का प्रचार प्रसार करते। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट एंड लॉज, उसका सारा जो काम होता था वो किस लैंग्वेज में होता था? इंग्लिश लैंग्वेज में। इट बिकेम द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द एजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उस टाइम क्या हो गया था ना कि ये लिंगुआ फ्रैंका, मतलब लिंगुआ फ्रैंका आप लोग अंडरलाइन कर लो, लिंगुआ फ्रैंका जिसे हिंदी में लोग कहते हैं संपर्क भाषा। तो उस टाइम ना एजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का जो था ये लिंगुआ फ्रैंका बन चुका था, मतलब संपर्क भाषा बन चुका। इसके द्वारा वो लोग अपने बीच संबंध स्थापित कर लेते थे। ठीक है। तो इट वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन, और ये हायर एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी था। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन फॉर 15 ईयर्स अप टू 1965। तो कहता है कि हमारा जो आज़ादी मतलब हमारी आज़ादी के बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। कब तक के लिए? 15 ईयर्स के लिए। तो देखो हमारी आज़ादी देखो, आज़ादी के बाद हमारा संविधान कब आया? 1950 में। ठीक है। तो संविधान आने के बाद 15 ईयर्स तक उन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। 50 में 15 जोड़ दोगे तो कब तक? 1965। ठीक है। चलो आगे बढ़ते। इन 1965 द पार्लियामेंट, तो है ना, इन 1965 द पार्लियामेंट एक्ट डिक्लेयर्ड दैट इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज एन एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो 1965 में जो पार्लियामेंट आया उसमें क्या डिक्लेयर किया गया? इंग्लिश का जो है ना यूज हम लोग एसोसिएट लैंग्वेज यानी कि सहायक भाषा के रूप में करते रहेंगे। इन 1966, तो 1966 आपको पता ही होगा, 1966 में कोठारी कमीशन आया था। इसकी अध्यक्षता की मतलब किसके अंडर में आया था? दौलत सिंह कोठारी। ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। In 1966, the Kothari Commission gave English language as a place of importance in its modified three language formula. तो कोठारी कमीशन में 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया, तो उसमें इंग्लिश को इन्होंने कोठारी कमीशन ने इंग्लिश को अपना जगह दिया। ठीक है ना। तो कोठारी कमीशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो अभी बस ये याद रखना है कि 1966 में कोठारी कमीशन आया था। ठीक। और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में वर्णन किया है। ठीक ना। ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट
पॉइंट पर चलते हैं, टॉपिक पर। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7903193174, ठीक है। देखो फिर हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश के जो मतलब टीचिंग इंग्लिश पढ़ाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको जान लेते हैं। इन इंडिया इंग्लिश इज टॉक्ड एज सेकेंड लैंग्वेज। तो इंडिया में जो है ना इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। तो देखो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, टू राइट इंग्लिश करेक्टली। तो ये सारे ना इंग्लिश टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बेसिक देयर आर टू चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इसके मतलब दो जो मेन है ऑब्जेक्टिव्स वो दो हैं, एक लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक लिटरेसी डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट को देख लेते हैं। देखो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट आप इसे याद कर लोगे LSRW, ठीक है ना, LSRW। तो L बराबर क्या होता है लिसनिंग, S बराबर स्पीकिंग, R बराबर रीडिंग एंड W बराबर राइटिंग। ये आपके इससे ना हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में 1 से 2 नंबर का आपको आराम से के इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। देखो लिसनिंग क्या होता है ना कि लिसनिंग में हम लोग का क्या होता है, सिमेंटिक एस्पेक्ट जो होता है ना लैंग्वेज का वो पूरा होता है। सिमेंटिक एस्पेक्ट क्या होता है, अर्थ, ठीक है ना। सिमेंटिक एस्पेक्ट मतलब अर्थ समझना। अब देखो लिसनिंग में क्या है ना कि सिंपल सा सिमेंटिक एस्पेक्ट, तो हम लोग सुन रहे हैं तो उसका अर्थ ही ना स्पष्ट मतलब समझ रहे हैं। जैसे अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप उसका अर्थ समझ रहे हो तब ना आप उसको रिएक्शन दे रहे हो। तो वो सुनकर हम लोग सुनते हैं तो हमें पता चलता है कौन क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद हम लोग रेस्पॉन्स देते हैं। तो लिसनिंग को आप लोग कनेक्ट कर लोगे सिमेंटिक एस्पेक्ट। सिमेंटिक एस्पेक्ट मतलब अर्थ, ठीक है ना। जब जहाँ भी सिमेंटिक रहेगा उसका मतलब मीनिंग निकलेगा आपका अर्थ, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दिया अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ व्हाट समवन सेज। तो मैंने आपका एग्जांपल दे दिया गाली वाला या फिर कोई भी बात वाला। आप लोग खुद से मतलब एग्जांपल सेट कर लो जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए अब फिर हमारा स्पीकिंग। स्पीकिंग इज एसोसिएटेड विद द फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। फोनेटिक, तो फोनेटिक मतलब जनरली जिनका भी इंग्लिश ऑनर्स होगा तो उन्होंने फोनेटिक्स के बारे में पता होगा, तो वहीं से लिया गया फोनेटिक्स। फोनेटिक्स मतलब होता है ना उच्चारण, ठीक है ना। तो स्पीकिंग, अब हम अगर कुछ बोलते हैं तो उसमें क्या है ना कि हमें उच्चारण पर ध्यान देना पड़ता है। हम अगर उच्चारण गलत करेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। तो बोलने के लिए हमें क्या चाहिए, उच्चारण क्लियर चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मतलब इसका सही उच्चारण, ठीक है। आइए फिर है रीडिंग। रीडिंग मीन्स फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज। आप लोग ध्यान देंगे ग्राफिक जहां भी रहे, ठीक है ना। ग्राफिक मतलब क्या हो गया, रिटर्न, ठीक है ना। ग्राफिक मतलब रिटर्न। तो जैसे ग्राफिक का जहां भी बात किया जाए तो वो रिटर्न मतलब राइटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो रीडिंग में क्या होता है, फोनेटिक कम ग्राफिक। अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, यहाँ से कनेक्ट करना आप लोग। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको, उच्चारण चाहिए। तो रीडिंग सिंपल सा है, रीडिंग पढ़ रहे हो तो उच्चारण आपका सही होना चाहिए। अब अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसके लिए सिंपल सा है कि कुछ लिखा हुआ तो होना चाहिए ना। कुछ लिखा हुआ होगा तब ना आप देख करके उसको पढ़ोगे। तो वो वहां से क्या हो गया, ग्राफिक। ग्राफिक मतलब लिखा हुआ या फिर राइटिंग। तो देखो रीडिंग मीन्स फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। तो रीडिंग का जो पहलू होता है, लैंग्वेज का कौन सा पहलू है, रीडिंग, फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट। ये ध्यान रखना आप लोग, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इट मीन्स लुकिंग एट ए रिटन ऑन और प्रिंटेड सिंबल एंड ट्रांसलेटिंग इनटू अप्रोप्रिएट साउंड। सिंपल सा लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है ना कि आप किसी रिटन और प्रिंटेड सिंबल को देखते हैं और उसको अप्रोप्रिएट साउंड में क्या कहते हो, ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, ठीक ना। ओके फिर आपका नेक्स्ट है राइटिंग। राइटिंग इज एसोसिएटेड विद द ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज। मैंने आपको जस्ट बताया कि ग्राफिक जहां पे भी रहेगा उसका मतलब होता है राइटिंग, लिखा हुआ। तो राइटिंग इज एसोसिएटेड विद द ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज। राइटिंग हेल्प्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडिया। तो राइटिंग में हम लोग का क्या होता है ना कि हम लोग अपने थॉट्स एंड आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक ना, और उसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। लिसनिंग मतलब हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन करें। लिसनिंग सुन रहे हैं मतलब सिमेंटिक एस्पेक्ट। अब सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, मीनिंग मतलब अर्थ को समझ रहे हैं। सिमेंटिक जहां भी रहेगा तो ध्यान देंगे क्या होता है वहां पे बात, मीनिंग समझने का बात कर रहा है, मतलब अर्थ समझने का बात कर रहा है। सिमेंटिक एस्पेक्ट ये हुआ, यानी कि लिसनिंग। हम लोग सुन रहे हैं मतलब कुछ उसके अर्थ को समझ रहे हैं सुन करके, तब ना हम लोग कोई भी रिएक्शन देते हैं। तो लिसनिंग मतलब सिमेंटिक एस्पेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मीनिंग समझ रहे हैं। अब स्पीकिंग है, तो स्पीकिंग में क्या होता है कि बोल रहे हैं, तो फोनेटिक एस्पेक्ट। फोनेटिक्स मतलब मैंने बताया आपको, फोनेटिक्स में उच्चारण पर विशेष ध्यान जाता है। अब बोलने के लिए क्या चाहिए ना, हमारा उच्चारण सही होना चाहिए, तब ना हमें सामने वाला अच्छे से समझ पाएगा। मतलब स्पीकिंग मतलब फोनेटिक एस्पेक्ट, ठीक है।
रीडिंग, फोनेटिक कम ग्राफिक मेथड। तो रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, पर तो पढ़ेंगे कैसे, लिखा हुआ देख करके, ठीक है, कोई राइटिंग सिंबल या फिर उसे छू करके या फिर लिखा हुआ। तो रीडिंग में क्या हुआ, फोनेटिक कम ग्राफिक में एस्पेक्ट, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट राइटिंग। राइटिंग मैंने बताया जहां भी राइटिंग होगा तो उसमें कौन सा एस्पेक्ट होगा, ग्राफिक एस्पेक्ट। ग्राफिक एस्पेक्ट जहां भी होगा उसका मतलब राइटिंग होता है। तो ग्राफिक एस्पेक्ट मतलब लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपको ये जो चारों है, LSRW, L बराबर लिसनिंग, S बराबर स्पीकिंग, R बराबर रीडिंग एंड W बराबर राइटिंग। LSRW यहाँ से उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा सेकेंड है लिटरेसी डेवलपमेंट, ठीक है ना। लिटरेसी डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थॉट्स, इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो लिटरेसी डेवलपमेंट में क्या होता है कि अब जैसे तो लिटरेसी डेवलपमेंट मतलब लिटरेचर से रिलेट करके देख लो। तो इसमें क्या होता है, क्रिएटिव थॉट्स, आपकी जो सृजनात्मक जो थॉट्स हैं, जो कि आप नई रचना कर सकते हो, तो उनके डेवलपमेंट से ये रिलेटेड। इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, टू डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, to understand critical views, to develop creative thinking, to develop ability of translation। ठीक है, तो यहां से आपका लिटरेसी डेवलपमेंट भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर है हमारा अकॉर्डिंग टू ब्लूम द फॉलोइंग आर द 3 डोमेन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो बेंजामिन ब्लूम जो है उनके अकॉर्डिंग हमारे 3 डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। तो कॉग्निटिव जहां भी लिखा हुआ, ठीक है ना, जैसे जीन पियाजे ने दिया है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। तो कॉग्निटिव जहां भी, उसका मतलब होता है कॉग्निटिव का हिंदी संज्ञान, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पे क्या है, कॉग्निटिव डोमेन है तो संज्ञान से रिलेटेड है, कॉग्निटिव मतलब संज्ञान। और जहां भी संज्ञान की बात होगी ना तो वो आपकी कहीं ना कहीं वो मेंटली से आपका रिलेटेड है, ठीक है ना, वो आपका मेंटली से रिलेटेड है। तो कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, अब मेंटली संज्ञान कॉग्निटिव का हिंदी है, तो ये संज्ञान का मतलब सिंपल सा मेंटली होता है। तो देखो इसलिए कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होता है। अब मेंटलिटी है मतलब क्या, मेंटली है तो हमारा दिमाग क्या है ना कि हमारे नॉलेज से रिलेटेड होता है, ठीक ना। फिर देख लेते हैं, इट डील्स विद अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स से डील करता है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, एफेक्टिव डोमेन, ठीक है ना। एफेक्टिव आप इसे तोड़ कर पढ़ लेंगे, एफेक्टिव अफेक्ट करना, किसी को भी अफेक्ट करना। सिंपल सा अफेक्ट कब करते हैं हम लोग, जब हमारा फीलिंग्स हो। तो अफेक्टिव वर्ड जहाँ भी मिलेगा आपको तो उसे हमें फीलिंग्स से रिलेट करके आगे बढ़ना है, ठीक ना। अफेक्टिव डोमेन मतलब यहाँ फीलिंग्स की बात की जा रही है। फिर हमारा तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, दिस इज रिलेटेड टू डूइंग, ठीक है ना। साइकोमोटर, तो देखो मोटर जहाँ भी होता है तो वो मसल से रिलेटेड होता है, ठीक ना। तो मतलब हमारे फिंगर से या फिर थंब से रिलेटेड होता है, ठीक। This is related to doing. It deals with the development of motor skills such as the use of fingers and thumbs। तो साइकोमोटर डोमेन में किसकी बात की जाती है, कैसे हम लोग फिंगर्स एंड थम्स का यूज़ करते हैं, इससे रिलेटेड हमारी बात की जाती है। और हाँ, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7903193174, ठीक है। और जिनको भी ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ, ठीक है। थैंक यू गाइज।